हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा सीरीज चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें इतिहास के क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जो भी जीके के सेट्स रहते हैं। तो उसी का हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने देख लिया था, पाषाण युगीन सभ्यता देख ली थी, पाषाण काल हमने देख लिया था और उसका जो है नव पाषाण काल तक जो है वो ख़त्म हो गया था। नव पाषाण काल का जो है हमने स्थल वगैरह सारे चीज़ देख लिए थे, क्या क्या हुई थी, मानव कैसे विकसित हुआ, ये सारा चीज़ हमने जो है अध्ययन कर लिया था। अब हमने उस दिन बताया था कि अब जो है हम इसके जो जितना हमने पढ़ाई किया है उसके क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे क्वेश्चंस जो पहले भी एग्ज़ाम्स में एसएससी, जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, उनके प्री में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनका अध्ययन करेंगे, हम उनका रिवाइज करेंगे। और लगभग 25-30 क्वेश्चंस हैं, तो हम दो पार्ट में इसको जो है करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ अगले पार्ट्स में जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में करेंगे। क्वेश्चन को जो है जो भी उसके ऑप्शंस रहेंगे उसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, उसको भी करेंगे, तो जिससे आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहे कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, इस टाइप का डाउट नहीं रहे। ठीक है, चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। हमने पढ़ लिया सारे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल के सारे पाषाण, निम्न पाषाण काल, जो सब पढ़ लिया हमने, है ना। नव पाषाण काल भी पढ़ लिया। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, जो प्रमाण मिले हैं उत्खनन के, उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, कब से पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को था ही। जो पूरा पाषाण काल था उसको भी 3 भाग में बांटा गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और एक था मध्य पाषाण काल जो अलग है। तो इसमें किस काल में जो है पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप, निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और उच्च पूरा पाषाण काल है। तो पता ही है आपको, मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण था, यानी जब से नव पाषाण काल शुरू होने लगा, उस टाइम से जो है क्या मिलता है पशुपालन के साक्ष्य जो है प्राप्त होने लगते हैं। मनुष्य ने जो है पालतू बनाना शुरू कर दिया, कुत्ते को पालतू बनाया है ना सबसे पहले। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। गौ इसका उत्तर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या सब हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, अंतिम चरण से मिलता है, और अंतिम चरण से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है ना। अंतिम चरण से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है, किस किस जगह से मिला है। मैंने स्थल, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है, पिछले सेशन में आप जाके देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थल में पूरा बताया हुआ है कि कहाँ से मध्य जो अपना पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो भारत में कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, होशंगाबाद के कहाँ से, आदमगढ़ से। आदमगढ़ से, आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है वहाँ पे एक आदमगढ़ जगह है, वहाँ से जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला है। दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिला है, राजस्थान से। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से, भीलवाड़ा जिले में एक जगह है क्या, बागोर। बागोर से जो है ये साक्ष्य मिला है। तो ये जो साक्ष्य मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिला है, यही प्रदर्शित करता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हो गया था, मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था, अंतिम चरण से शुरू हो गया। और जब नव पाषाण काल आया तो उस टाइम तो पूरे उस पे था, उत्कर्ष पे था ही। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। मैंने बताया हुआ है, एक ही कब्र से पढ़ाया हुआ है, कई जगहों से कब्र मिली है, मानव कंकाल मिले हैं, समाधान मिले हैं, है ना।
तो किस जगह से 3 मानव कंकाल निकला है एक ही कब्र में? एक सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा, लंघनाज, कहां से निकला है? तो उत्तर इसका होगा ख, दमदमा से निकला है। ठीक है, दमदमा से। चलिए इसका डिटेल्स में हम देखते हैं। पहले दमदमा को हम देख लेते हैं। दमदमा से निकला है। ठीक है, ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा घाटी जो है उसके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन कौन सा स्थल? सराय नाहर राय, महदहा था, दमदमा था, इस तीनों का उत्खनन किया गया। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे जिससे आपको जो है नोट्स बनाने में आसान होगा। कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहां? मध्य गंगा घाटी, जो गंगा घाटी है, गंगा नदी की जो घाटी है, उस घाटी के प्रतापगढ़ जिला में, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके साथ साथ और किन जगहों का खोज किया गया? इसके साथ साथ जो है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, इसको क्या कहा जाता है? जिसको अब सहारनपुर बोलते हैं हम, सहारनपुर। और किसका किया गया है? और दमदमा हो, महदहा, महदहा का भी उत्खनन किया गया। इन तीनों का उत्खनन किया गया। तो दमदमा से जो है, इस जगह से, दमदमा से क्या सब मिला? जब यहाँ पे 5 सालों तक जब उत्खनन किया गया तो पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से जो है 41 मानव शवदान जो है यहाँ पे मिले। ठीक है, 5 वर्षों तक इसका खनन किया गया। 5 वर्षों तक उत्खनन के बाद क्या मिला यहाँ से? 41 मानव शवदान मिले, यानी कब्रें, है ना। शवदान क्या हुआ? कब्र, है ना, कब्र मिले यहां से 41 मिला। 41 में क्या था? इस 41 में से 5 शवदान जो था, 5 कब्र ऐसा था जो युग्म शवदान था। 5 शवदान कौन थे? युग्म शवदान थे, युग्म शवदान थे। 5 में युग्म मतलब क्या हुआ? जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, यानी 2-2 करके थे। और एक शवदान इसमें ऐसा था जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। और इसमें एक शवदान ऐसा था जिसमें क्या था? 3 मानव कंकाल जो है, 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे, एक साथ दफनाए हुए थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? यहां से कुल कितने हो गए? 41 तो टोटल कब्रें थी, उसमें से 5 में जो है वो डबल था और 1 में जो है ट्रिपल था, है ना। 5 में डबल, 1 में ट्रिपल, है ना। टोटल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? कुल मानव कंकाल कितने हो गए? 48 मानव कंकाल यहां से मिला है। कहां से? दमदमा से, उत्तर प्रदेश का है, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, बाकी ऑप्शनों को भी हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सराय नाहर राय, इसको भी देखते हैं। अगले स्लाइड में हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन क क्या है हमारा? ऑप्शन क है हमारा सराय नाहर राय। इसको भी हम तो यहां पे रिवाइज कर लेते हैं। सराय नाहर राय, जिसको क्या कहा जाता है? सहारनपुर। आज के डेट में ये है सहारनपुर। इसको भी देख लेते हैं। यहां से क्या मिला? इसमें से 4 मानव नर कंकाल एक साथ दफनाया मिला है। 4 मानव नर कंकाल, नर कंकाल है ये भी ध्यान रखिएगा। एक साथ दफनाया हुआ, एक साथ दफनाया हुआ मिला यहां से। ये जो सराय नाहर राय है ये सबसे प्राचीन मध्यकालीन स्थल है, सबसे प्राचीन है ये, सबसे पुराना जो है उत्खनित मध्यपाषाण स्थल है, मध्यपाषाण स्थल है। ठीक है, यहां की कब्र कैसी थी? यहां की कब्र जो थी आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, यानी जो घर होता था, मान लीजिए ये घर है तो इसी के अंदर जो है किसी कोने में जो है कब्र बना दिया गया था। ठीक है, कब्र जो है आवास के या इधर बना दिया गया था, यानी यहाँ पे अगर घर बना के कोई रह रहा है तो उसी के आसपास में जो है घर के जो क्षेत्र होते थे उसी के अंदर में ही जो है इसको कब्र बना दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ की कब्रें कैसी थी? कब्रें कैसी थी? आवास क्षेत्र के अंदर, आवास क्षेत्र के अंदर थी।
कब्रें कैसी होती थी यहाँ पे? छिछली एवं अंडाकार, छिछली एवं अंडाकार, अंडाकार होती थी, छिछली एवं अंडाकार होती थी। ठीक है, यहां से जो है और क्या अवशेष मिला था? गर्त चूल्हा का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। गर्त चूल्हा का साक्ष्य, गर्त चूल्हा का साक्ष्य यहीं से मिला है। गर्त चूल्हा क्या हुआ? गड्ढे में चूल्हा बना हुआ, गड्ढे में, गड्ढे में। ठीक है, गड्ढा, गर्त मतलब क्या हुआ? गड्ढा। ठीक है, गड्ढा खून के जो चूल्हा बनाया जाता है ना, उसका साक्ष्य जो है यहां से मिला है, सराय नाहर राय से, सहारनपुर से। तो ये हमारा ऑप्शन क था। और देखते हैं और बाकी ऑप्शन क्या थे हमारे। दमदमा मैंने बता ही दिया। महदहा, महदहा को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ख था हमारा, ग है हमारा, क्या है? महदहा, महदहा। यहां से क्या मिला है? हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण एवं आभूषण, हड्डी एवं किससे? सिंह से निर्मित, सिंह से निर्मित क्या मिला है? उपकरण और एवं आभूषण। आभूषण, आभूषण क्या मतलब? जेवर जावरात जो होते हैं, जो पहनने वाला जो होता है आभूषण, वो। ठीक है। जो अपना इतिहासकार थे जी आर शर्मा, जी आर शर्मा, जी आर शर्मा, ये पढ़ाया हुआ है, आप जो पिछला पढ़िए, जिसने पढ़ा होगा वो उसको पता होगा। जी आर शर्मा ने क्या किया था? इसको 3 क्षेत्रों में बांटा था। 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जी आर शर्मा ने, उल्लेख किया है। कौन कौन सा क्षेत्र 3 था इसमें? 3 झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। कौन कौन सा? झील क्षेत्र, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, और तीसरा क्या था? कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इन 3 क्षेत्र का चर्चा किया है। ठीक है, जी आर शर्मा ने अपने किताब में। ठीक है, बूचड़खाना क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण आभूषण। ये जो बूचड़खाना क्षेत्र है, नाम ही है बूचड़खाना, तो हड्डी वड्डी होगा ही यहाँ पे ना, है ना? बूचड़खाना है तो हड्डी ही होगा। तो इसी क्षेत्र से जो है हड्डी का जो उपकरण है और आभूषण जो है वो बड़े पैमाने पर मिला है। डॉक्टर जयनारायण पांडे होते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी पुरातत्व विमर्श। इसमें महदहा के अलावा सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों स्थल से हड्डी का उपकरण और आभूषण मिलने का उन्होंने चर्चा किया है। किसने? डॉक्टर जयनारायण पांडे ने। उनकी पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श में चर्चा है कि ये तीनों जगहों से जो है मिले हैं साक्ष्य, हड्डी के उपकरण और हड्डी के आभूषण के। महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा से, तीनों जगहों से। अगला ऑप्शन हमारा क्या था इसमें? घ ऑप्शन क्या था हमारा? लंघनाज। घ ऑप्शन था हमारा लंघनाज। तो लंघनाज को भी देख लेते हैं। लंघनाज ही है ना? हाँ, घ हमारा लंघनाज है। लंघनाज को भी एक बार देख लेते हैं। लंघनाज क्या था? गुजरात में स्थित है लंघनाज। गुजरात में कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक है, यहां से क्या मिला है? लघु पाषाण उपकरण के अलावा पशु का हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिला है यहां से? लघु पाषाण उपकरण, लघु क्या हुआ? छोटे छोटे पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण मिला। पशुओं की हड्डियां मिली, पशुओं की हड्डियां मिली। और क्या मिला? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहां से, मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ से। और जो है यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी पूछता है। 14 मानव कंकाल मिला है यहाँ से, 14 मानव कंकाल भी यहाँ से मिला है। कहाँ से? लंघनाज, गुजरात में है। चलिए, ये क्वेश्चन का पूरा डीपली हो गया कि अब इस क्वेश्चन से मुझे लगता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट्स ब्रूट फ्रूट, रॉबर्ट्स ब्रूस फुट थे एक, क्या थे रॉबर्ट्स ब्रूट फुट? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, वनस्पति शास्त्री थे, क्या थे? ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ना इसमें दोनों होगा। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है, आपको जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर भूगर्भ वैज्ञानिक ही सिर्फ रहता है तो भूगर्भ वैज्ञानिक पे टिक कीजिएगा। अगर पुरातत्वविद ही रहता है सिर्फ तो पुरातत्वविद पे टिक कीजिएगा। अगर रहता है इनमें से दोनों क ख तो उस पर टिक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने दोनों दे दिया है, क एवं ख, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद जो है
दोनों थे। किसमें ये लिखा हुआ है? ये दोनों हैं। इंसाइक्लोपीडिया जो है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जो है रॉबर्ट ब्रूडफुट क्या थे? ब्रिटिश थे। ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने क्या किया? 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया? 1863 में क्या किया? पाषाणकालीन बस्तियों के खोज की शुरुआत की। है ना, खोज की शुरुआत की 1863 में। अगला, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? 3 युग में बांटा था। मैंने जब पढ़ाया था तो वहां बताया था ना, 3 युग में बांटा हुआ है। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, 3 युग में बांटा हुआ था। तो ये विभाजन किसने किया? ठीक है, ये विभाजन किस ने किया? लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने, थॉमसन ने, किसने किया? पढ़ाया हुआ ये थॉमसन ने, है ना। थॉमसन ने जो है ये किया है। जर्गेनसन थॉमसन थे, है ना, उन्होंने किया है। उत्तर ये है थॉमसन, घ नंबर इसका उत्तर है। तो डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय कहां पे है? ये कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में 1818 से 1820 के आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है जर्गेनसन थॉमसन ने जो है इसका विभाजन पाषाण, कांस्य और लौह युग के रूप में त्रियुगीय विभाजन किया। त्रियुगीय मतलब 3 युग, त्रियुगीय मतलब क्या हो गया? 3 युग, है ना, 3 युग का विभाजन इसमें किया। 1836 में इसी विभाजन के आधार पर जो है संग्रहालय की वस्तु का विवरण भी प्रकाशित किया गया। इसका जो ये कोपेनहेगन संग्रहालय है 1836 में इसी विभाजन के आधार पर क्या किया गया? संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया गया। बाकी ऑप्शंस में देखिए, लुबाक कौन है? सर जॉन लुबाक होते थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इसका भी हम देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आ सकता है। चलिए अगले हम इसमें ब्लैंक नोट्स पे देख लेते हैं। पहला जो है हमारा कौन है? जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक, उनको देख लेते हैं। जॉन लुबाक कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। 1865 में प्रकाशित इनकी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। इसमें सबसे पहले पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक और नवपाषाण यानी नियोलिथिक शब्दों का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने ही सबसे पहले 1865 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी इनकी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें सबसे पहले जो है इन्होंने क्या लिखा? इसमें सबसे पहले पुरापाषाण यानी क्या? पैलियोलिथिक और नवपाषाण काल, नवपाषाण यानी नियोलिथिक शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने ही इन शब्दों का जो है प्रयोग किया। और इन्होंने जो त्रियुगीय जो था सिस्टम, पाषाण, कांस्य और लौह युग, उसको जो है इंग्लैंड में काफ़ी लोकप्रिय बनाया इन्होंने। सर जॉन लुबाक ने जो थॉमसन का था त्रियुगीय विभाजन, उसको भी काफ़ी लोकप्रिय बनाने में इनका काफ़ी योगदान था। अगला जो हमारा ऑप्शन था उसमें वाल्टर डब्ल्यू टेलर था। वाल्टर डब्ल्यू टेलर था। ये कौन थे?
अमेरिकी पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविद। इन्हें संयोजक पुरातत्व नामक एक नए दृष्टिकोण के विकास के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या दृष्टिकोण दिया था? संयोजक पुरातत्व, संयोजक पुरातत्व के लिए इनको जो है जाना जाता है। और अगला जो लास्ट था हमारा ऑप्शन, उसमें था गार्डन चाइल्ड, चाइल्ड लिखा था ना, तो वो गार्डन चाइल्ड है, ठीक है ना, गार्डन चाइल्ड। ये तो मैंने उसमें भी जो पहला सेशन हुआ था उसमें भी पढ़ाया हुआ है, गार्डन चाइल्ड। ऑस्ट्रेलियाई थे, कहाँ के? ऑस्ट्रेलियाई क्या थे? पुरातत्वविद, तत्वविद एवं क्या इतिहासकार। इन्होंने ही क्या कहा था? नवपाषाण क्रांति कहा था। नवपाषाण युग को क्या कहा था? नवपाषाण क्रांति कहा था इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ही नवपाषाण, क्योंकि मनुष्य का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था। जहाँ मनुष्य जो है शिकार करता था और खाद्य संग्रहण करता था, वहाँ से कृषक और पशुपालक बन गया है ना। नवपाषाण क्रांति उसमें कहा। शहरी क्रांति, शहरी क्रांति उसको कहा इन्होंने, शहरी क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी, द डाउन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, द डाउन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये पुस्तक लिखी। और कौन सी? मैन मैक्स हिमसेल्फ, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, मैन मैक्स हिमसेल्फ, आदमी खुद को बनाता है ना, मैन मैक्स हिमसेल्फ। ये व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, एक और पुस्तक है इनकी, बहुत प्रसिद्ध है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, इतिहास में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ये तीन जो है इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, तीन पुस्तकें। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर भी थे और लंदन के पुरातत्व संस्थान के ये डायरेक्टर भी थे। और क्या थे ये? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय होता था, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, उसके ये पुरातत्व के प्रोफेसर, पुरातत्व के प्रोफेसर, और लंदन के पुरातत्व संस्थान के निदेशक, लंदन के पुरातत्व संस्थान के निदेशक ये रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान है। पशुपालन के प्रमाण का मैंने अभी ऊपर जो एक क्वेश्चन आया था उसी में बता दिया था, ठीक है। पशुपालन का प्रमाण कहाँ पे मिला है? आदमगढ़ से मिला है ना। आदमगढ़ से पहले भी ये जो पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से वो यही था। मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण था उसकी पशुपालन का साक्ष्य मिलने लगता है, ठीक है। होशंगाबाद का आदमगढ़ से मिला है और राजस्थान का कहाँ से? भीलवाड़ा के बागोड़ से जो है मिला है। लंगनाज के बारे में बता ही दिया था मैंने कि गुजरात में तो जो है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। 14 मानव कंकाल मिले थे यहाँ से, 14 मानव कंकाल, ये मैंने बता दिया है, ऊपर सारा डिफाइन कर दिया है। आदमगढ़ हो गया। वीरभानपुर कहाँ पे है? वीरभानपुर को थोड़ा हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में है ये। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कहाँ पे? वर्धमान, वर्धमान जिले में पड़ता है। क्या नाम है? दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी के पास है, दामोदर नदी के पास स्थित है, ठीक है। यहां से क्या मिला है? सूक्ष्म पाषाणकालीन औजार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे क्या? यहां से क्या मिला? सूक्ष्म पाषाण के औजार मिला है यहां से, ठीक है। जैसे क्या? ब्लेड मिला है, ब्लेड, पॉइंट, है ना, इन सब चीज़ों के लिए मिला है। इसकी खोज किसने की थी? वीरभानपुर की। इसकी खोज किसने की थी? A.K. मुखर्जी ने, A.K. मुखर्जी ने, ठीक है। ये वीरभानपुर को, या चोपनी मांडो, चोपनी मांडो का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला में है, ये पड़ता है चोपनी मांडो। इस मैं अगले पे लिख लेता हूँ। चोपनी मांडो थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। चोपनी मांडो, चोपनी मांडो ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जो इलाहाबाद पहले कहा जाता था, है ना, बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में है, ठीक है, ये जगह है।
जो क्या है यहाँ पे मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के परिवर्तन को यह दर्शाता है। यह स्थल जो है क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एसएससी में। यह स्थल जो है क्या दर्शाता है, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। जो मनुष्य का परिवर्तन हुआ था उसको दर्शाता है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहां से, मिट्टी के बर्तन। चावल की खेती के शुरुआती साक्ष्य, चावल की खेती के शुरुआती साक्ष्य यहां से मिले हैं। और क्या मिला है, गोलाकार झोपड़ी का साक्ष्य मिला है, गोलाकार झोपड़ियां। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। विश्व का सबसे पुराने हाथ से बने मृदभांड भी मिले हैं, सबसे पुराने हाथ से बने मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, ठीक है। मृदभांड क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन। इस पे क्या हुआ, मृदभांडों पे क्या अंकित है, मृदभांड पर फूल पत्ती जैसी छाप है, फूल पत्ती जैसी छाप भी है, छाप है। तो काफी प्रसिद्ध स्थल है चोपनी मांडो, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाणिक काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित की बात करा, लेखैया, काकोरिया, महदहा, चोपनी मांडो कहां से प्राप्त हुआ है, तो महदहा से, हड्डी से मैंने अभी ऊपर भी पढ़ाया हुआ है कि कहां से, महदहा से जो है प्राप्त हुआ है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेखैया की बात करें, लेखैया के बारे में देख लें थोड़ा सा हम। लेखैया ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वत क्षेत्र में है ये लेखैया, ठीक है। यहां पे शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ सुरक्षित तथा अधिकांश जो है क्षत विक्षत हो रखे हैं। पढ़ाया हुआ है, ये पहले से बताया हुआ है। यहां पे क्या, शिलाश्रय संख्या, शिलाश्रय क्या हुआ, शिलाश्रय से क्या समझ रहे हैं आप। शिलाश्रय वैसी जगह हुई, पहाड़ों का एक शरण स्थल, जहां पे मनुष्य पहाड़ों की गुफाओं वगैरह में जो रहता था। यानी शिला मतलब क्या हुआ, पहाड़, पत्थर, ठीक है। और आश्रय मतलब आश्रय, जहां पे लोग आश्रय लेके रहते थे, पर्वतों के बीच में, गुफाओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में आश्रय लेके रहते थे, वही शिलाश्रय है ना। इसको मार्किंग किया गया है। शिलाश्रय संख्या 1 से जो है क्या मिला, मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण। इसके अलावा क्या मिला, 17 मानव कंकाल, 17 मानव कंकाल, ठीक है। कुछ तो इसमें से सुरक्षित हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें से ना वो सब क्षत विक्षत है, मैक्सिमम इसमें से जो है क्षत विक्षत है, ठीक है। थोड़े बहुत ही इसमें सुरक्षित हैं। एक क्या नाम है, अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के होते थे जॉन आर लुकास, ठीक है। अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय, ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास, जॉन आर लुकास, इनके अनुसार क्या है, यहां से लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं, 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं इनके अनुसार की अस्थियां मिली है, ठीक है। चलिए अगला हो गया, चोपनी मांडो मैंने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन देखिए, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पता ही है आपको, नव पाषाण काल। मनुष्य कृषक बन गया है ना, मनुष्य कृषक बना नव पाषाण काल में,
पहले क्या करता था, शिकार करके खाता था, फिर कृषक बन गया, खाद्यान्नों की उत्पत्ति हो गई, जौ का हुआ, उसके बाद गेहूं, खाने वाली फसल में गेहूं का हो गया, उसके बाद चावल का भी साक्ष्य मिल गया है ना। ये सब चीज़ें हुई नवपाषाण काल में, क्रांति जो हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नीलगिरी पहाड़ी में मिलता है, शिवालिक पहाड़ी में मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है, नलमाला पहाड़ी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य? पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में जो है, गौ नंबर इसका उत्तर है, नर्मदा घाटी में जो है इसका मिलता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में जो है स्थित है। हथनौरा, हथनौरा पता है, पढ़ाया हुआ है, हथनौरा में बताया ना क्या मिला था? मानव का खोपड़ी मिला था। सबसे पुराना मानव का, प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना अवशेष मानव का खोपड़ी यहीं से मिला है, ठीक है, हथनौरा से। अरुण सोनकिया थे, उन्होंने 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज की थी। पुरातत्वविद थे अरुण सोनकिया, ठीक है। नर्मदा घाटी कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से, क्षेत्र में स्थित कौन? हथनौरा। हथनौरा, हथनौरा से क्या मिला है? सबसे पुराना अवशेष। अवशेष क्या? अवशेष में क्या मिला? मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी, सिर, है ना, वो मिला है। खोज किसने की थी अब से इसकी? पुरातत्वविद किसने? पुरातत्वविद अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया। कब? 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज की थी, ठीक है। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज मानव द्वारा? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ठीक है। तो जौ ही होगा, पता ही आपको, मैंने अभी ऊपर भी बताया, तो जौ ही होता है। जौ के बाद गेहूं हो गया, गेहूं के चावल। मैंने क्रम बताया हुआ था इसमें, कैसे कैसे प्रयोग किया गया, उत्तर ग है ना। क्रम बताया था मैंने, कैसे कैसे प्रयोग हुआ, जौ, गेहूं, ये ध्यान रखिए, ये क्रम ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से जो है क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। जौ, गेहूं, चावल, उसके बाद मिला मक्का का साक्ष्य, फिर मिला बाजरा का साक्ष्य, उसके बाद क्या मिला? ज्वार का साक्ष्य। ज्वार जिसको क्या कहते थे? सोरघम भी कहा जाता था। सोरघम का साक्ष्य, राई का साक्ष्य और जौ का साक्ष्य। टोटल कितने? कुल 8 खाद्यान्न का जो है ये साक्ष्य मिला है। 8 खाद्यान्न उपयोग में होते थे, उपयोग में थे, इनके साक्ष्य मिले हैं। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार यानी और राई, जौ, ठीक है। 8000 ईसा पूर्व में जो है, जो ये जौ है, जौ की बात करते हैं, तो 8000 ईसा पूर्व में जो है पूर्व भूमध्य सागर के निकट, पूर्व भूमध्य सागर के निकट ईरान के जो पश्चिम एशियाई देशों में, ईरान एवं पश्चिम एशियाई देश में उगाया गया। और इसी काल में जो है, बाद में इसी क्षेत्र में जो है, इसी क्षेत्र में, इसी आसपास में, इसी क्षेत्र में, इसी काल में गेहूं भी उगाया गया। गेहूं भी उगाया गया, ठीक है। दोनों एक ही 8000 ईसा पूर्व के आसपास जौ भी है और गेहूं भी है, ठीक है। अगर जौ नहीं रहता तो गेहूं होता, अगर गेहूं ये जौ है तो जौ होगा, ठीक है। तो इसी आसपास में वहां पे गेहूं भी उगाया गया, ठीक है। तो जौ जो है सबसे पहले जो है प्रयुक्त था। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि, एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य, अभी बात हो रही थी कृषि की ही, कहां से मिला है? लहुरादेव से। लहुरादेव से। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मेहरगढ़ क्यों नहीं हो रहा है? तो मेहरगढ़, इससे पहले जब लहुरादेव की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले जो है मेहरगढ़ को ही माना जाता था, लेकिन बाद में लहुरादेव जो है वो सबसे नवीनतम खोजों के आधार पर जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो लहुरादेव भी है। कहाँ पे ये स्थित है? उत्तर प्रदेश। लहुरादेव कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में, ठीक है। यहाँ से वही 8000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। यहाँ से 8000
से लेके 7000 ईसा पूर्व के बीच का किसका, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले किसको मानते थे, इससे पहले यही था, मेहरगढ़ को मानते थे, मेहरगढ़ को मानते थे। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, बलूचिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। यहां से क्या मिला, 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो है, 7000 ईसा पूर्व का गेहूं का साक्ष्य मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और ये जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा जो देख रहे हैं, यहां से क्या मिला है, चावल का भूसी मिला है, चावल का भूसी, चावल का भूसी का साक्ष्य, ये कब मिला है, 6500 ईसा पूर्व के आसपास का, 6500 ईसा पूर्व के आसपास का। ये कहाँ पे है, कोल्डिहवा कहाँ पे है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के घाटी में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, इलाहाबाद। अब क्या हो गया, ये प्रयागराज, प्रयागराज में है ये कोल्डिहवा, ठीक है, बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, यहां से ये साक्ष्य मिला। तो इसी क्रम में जो है ये सारा जो है कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अब हम जो बाकी क्वेश्चन, हमारे काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को जो है हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो अगले सेशन में हम उसको करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तो इसका जो अगला पार्ट है वो आप देखिएगा, उसमें बाकी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो 10 क्वेश्चन किए होंगे, इससे आपको, मुझे लगता है कि 10 से क्वेश्चन से आपके आगे के 50-60 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, है ना। काफ़ी जो ऑप्शंस हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। तो हमारा चैनल देखते रहिए और इस सीरीज़ को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को देखते हुए जाएंगे, जिससे हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। अपनी तैयारी को जारी रखिएगी। तब तक के लिए जय हिंद।